नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी चैप्टर्स से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, ये आरबीएससी के द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 4 अंक के होंगे। देखिए, बारीकी से इनका अंक विभाजन देख लेते हैं। इस चैप्टर में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे, एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अंक भार है 1/2, मतलब 1 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान प्रश्नों का भी अंक भार 1/2 है, तो आधा मार्क्स यहाँ से मिल सकता है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अंक भार 1 है, तो 1 अंक के अति लघुत्तरात्मक और 1.5 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस चैप्टर में से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। विद्यार्थियों, एक एक करके हम यहाँ पर वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस की। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कैपिटल आर त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में एक खोखला गोला है। देखिए, इसका मतलब समझ लीजिए कि गोलीय खोल, खोल का मतलब है खोखला गोला, तो खोखला गोला कह सकते हैं, गोलीय कोष कह सकते हैं, गोलीय खोल कह सकते हैं। और ये अंदर से खोखला है, ये एक समान रूप से आवेशित है, इसके ऊपर चार्ज एक समान रूप से मौजूद है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो जब किसी चालक गोले को या गोलीय कोष या गोलीय खोल को यदि हम समावेशित कर दें, समान रूप से आवेशित कर दें, तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान फाई है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें या तिगुनी कर दें, तो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए विद्यार्थी, मैं आपको क्लियर कर दूं, गाउस के नियम में हम एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, तो उस गाउसीय पृष्ठ से रिलेटेड जो विद्युत फ्लक्स है वो उस गाउसीय पृष्ठ के आकार और आकृति पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, हमने एक स्मॉल क्यू आवेश रखा है, उसके चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोला खींचा है। यदि इसकी त्रिज्या हम तिगुनी कर दें, ये जो कैपिटल आर है, ये जो स्मॉल आर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 15 सेंटीमीटर। अब यदि हम इसकी त्रिज्या बढ़ाकर पहले से 3 गुना कर दें, तो जो कैपिटल आर है वो है 45 सेंटीमीटर, तो उससे रिलेटेड भी विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से चलने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो दोनों गोलों से बराबर संख्या में गुजरेगी, इसलिए छोटे गोले से संबंधित विद्युत फ्लक्स यदि फाई है, तो बड़े गोले से संबंधित भी विद्युत फ्लक्स फाई ही होगा। दोनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स सेम होगा। तो या तो इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि विद्युत फ्लक्स के मान पर क्या फर्क पड़ेगा, तो विद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलाम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमें गाउस के नियम का प्रयोग करना है। देखो गाउस का नियम हमें क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। फाई इक्वल टू होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हम गाउस के नियम से जानते हैं और हमें इस प्रश्न के अंदर समेशन क्यू का जो मान है वो 1 कूलाम दे रखा है। समेशन क्यू के स्थान पर हम एक कूलाम पुट कर देंगे तो देखिए हमें फाई बराबर क्या मिल जाएगा, 1 में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला विद्यार्थियों ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसका मात्रक देख लेते हैं। तो ई वेक्टर का मात्रक वही होगा जो एफ बट्टे में क्यू का मात्रक होगा। एफ बट्टे में क्यू का मात्रक। एफ यहाँ पर बल है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्यू यहाँ पर आवेश है जिसका मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों इसका एक वोल्ट प्रति मीटर भी मात्रक होता है। वो मात्रक कहाँ से आता है उसको भी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम ई बराबर एफ बट्टे में क्यू लिख सकते हैं और इसको यदि मैं विस्थापन से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। एफ इंटू अक्स को हम डब्ल्यू लिख सकते हैं और डब्ल्यू अपॉन में क्यू को हम विभवांतर वी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि इसका मात्रक देखें तो वी का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, अक्स यहाँ पर विस्थापन है जिसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो हमें पहला ही ऑप्शन दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य का विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा। कि विद्युत बल का मान पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। तब जो बल काम करता है वो हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वेयर होता है। यहाँ पर बल को मैंने एफ नॉट से पुट कर दिया है। अब यदि इन दोनों आवेशों के बीच में हम कोई कांच की प्लेट रख दें, इट मीन से कोई माध्यम रख दें, तब जो बल है उसको हम एफ एम से लिख रहे हैं। उस स्थिति में लगने वाला जो बल है इसमें एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा और हम इसे एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा, इस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर की जगह हम एफ नॉट लिख देंगे। एफ नॉट बट्टे में एप्सिलॉन आर। तो यहां से एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा है तो बल घट जाएगा। कांच की प्लेट रखने पर एफ घट जाता है, घट जाता है, घट जाएगा या कम हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। देखिए हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया है। ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों का एक समूह जिसे हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं और इस विद्युत द्विध्रुव को इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो प्लस क्यू आवेश के ऊपर F1 बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू के ऊपर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F2 बल लगेगा। तो यदि यहाँ पर बात करें विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल, विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल देखें तो F बराबर आ जाएगा F1 प्लस F2 और यहां से Q इंटू ई माइनस में QE। तो कुल बल तो हो जाएगा 0। तो केवल बल यहाँ काम नहीं करता, बल और बल आघूर्ण
दोनों यहाँ पर ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, बल तो काम नहीं करता, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर दोनों बलों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से यहाँ पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बलों का परिमाण समान, दिशा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से, क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण से यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जो कि पीई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर केवल बल आघूर्ण काम करेगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर उसकी त्रिज्या, कि हमारे पास में एक साबुन का बुलबुला है, ये हमारे पास में एक साबुन का बुलबुला है और साबुन के बुलबुले को हमने नेगेटिव चार्ज दिया है। और जब नेगेटिव चार्ज देंगे तो ऋण आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण से ये जो साबुन का बुलबुला है इसका आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने रीजन भी बताया है कि ऋण आवेशों में प्रतिकर्षण बल के कारण से बुलबुले का आकार बढ़ जाता है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी वृत्त के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वृत्त के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E हो तो वृत्त के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्लियर करें कि हमारे पास में ये एक वर्ग हैं जिनके शीर्षों के ऊपर हमने समान परिमाण वाले आवेश प्लस क्यू रखे हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि इस वर्ग के केंद्र, मतलब जो विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जबकि एक आवेश के कारण से वर्ग के केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है। चलिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे, बिंदु ए के ऊपर जो आवेश रखा है उसके कारण से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इससे दूर की ओर होगी, ये मैंने दिखा दिया है यहाँ पर E से। अब बिंदु बी पर, बिंदु सी पर, बिंदु डी पर, पहले हम सी वाले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख लेते हैं जो कि ए वाले विद्युत क्षेत्र के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी प्रकार से बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो इससे दूर की ओर, बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण से भी विद्युत क्षेत्र इससे दूर की ओर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान, ए और सी के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत, दोनों शीर्षों पर रखे आवेशों के कारण से विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार से बी और डी पर रखे आवेशों के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र भी एक दूसरे को निरस्त कर देगा और वर्ग के केंद्र पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक गोले में आवेश क्यों स्थित हैं तथा उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। गोले की त्रिज्या आदि करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित या किसी गोले से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान है उसके आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। उसकी त्रिज्या आदि कर दे, दुगुनी कर दें, 3 गुना कर दें, तो विद्युत फ्लक्स के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो एक बार इसको समझ लें, ये हमारे पास में प्रारंभ में जो गोला था वो ये वाला है, बड़ा वाला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर और विद्युत फ्लक्स फाई है। और जब उसकी त्रिज्या हम आधी कर दें तो ये बाद में ये छोटा गोला आप देख रहे हैं, ये हमें इसकी त्रिज्या आधी करने के बाद में प्राप्त होता है। लेकिन विद्यार्थियों जो विद्युत फ्लक्स है उसके मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उस स्थिति के अंदर भी जो विद्युत फ्लक्स है वो फाई ही रहेगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक चालक गोले पर -50 ई आवेश हैं तथा दूसरे गोले पर +20 ई आवेश है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पर आवेश होगा। देखिए हम प्रारंभ में 2 गोले लेकर चल रहे हैं। पहले गोले के ऊपर आवेश है माइनस में 50 ई, दूसरे पर प्लस में 20 ई, और दोनों पर स्पर्श कराने के बाद भी इनके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा,
तो क्या होगा जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो टोटल आवेश इन दोनों के ऊपर मौजूद होगा। तो एक बार कुल आवेश यहां से हम देख लेते हैं। कुल आवेश, देखिए कुल आवेश यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 50 ई प्लस में 20 ई, तो ये माइनस में 30 ई रह जाएगा। अब इस स्थिति के अंदर प्रत्येक गोले पर आधा आधा हो जाएगा। प्रत्येक गोले पर आवेश कुल आवेश का आधा होगा। प्रत्येक गोले पर आवेश कुल आवेश का आधा होगा। कुल आवेश का आधा होगा। कुल आवेश का आधा होगा। तो देखिए प्रत्येक, यदि हम गोले को नाम दे दें क्यू ए नाम दे दें, तो एक के ऊपर जो मौजूद आवेश है क्यू ए, और दूसरा वाला गोला है उसके ऊपर आवेश है क्यू बी, तो ये दोनों बराबर होंगे और ये कुल आवेश का आधा होगा। तो माइनस में जो 30 ई है उसका आधा हो जाएगा, माइनस में 15 ई आवेश होगा। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स की विमा है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जहां ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एस क्षेत्रफल है। तो फाई की विमा देखनी है हमें। तो फाई की विमा वही होगी जो ई इंटू एस की विमा होगी। ई इंटू एस की विमा होगी। क्लियर। तो देखिए जो ई है उसको हम एफ बट्टे में क्यू से लिख सकते हैं। थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। अब देखेंगे एफ यहाँ पर बल है और बल की जो विमा है वो होती है m1 L1 T-2, एस क्षेत्रफल है जिसकी विमा L2, और Q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा A1 T1 होती है। फाइनली इसकी विमा अपने पास में आ जाएगी m1 L3 T-3 A-1। तो ऑप्शन देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निर्वात में दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के मध्य लगे कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर में प्रयुक्त K का मान SI पद्धति में होता है। देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा कूलाम का नियम बता देता हूँ कि कूलाम का नियम हमें देखिए क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा सा हम सही करेंगे। फिर आप यहाँ पर देखें कि एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कंबाइन करके हम लिखेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं के, जिसको हम समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, और इस समानुपाती स्थिरांक का मान होता है 1/4πε0 के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मात्रक देख सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन नोट है इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 है। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस में 12 आएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका देखें, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देखिए इसके लिए हम आवेश के क्वांटीकरण से जो फॉर्मूला हमें आवेशों का प्राप्त होता है उसको यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश होता है Q बराबर NE, जहाँ N है एक पूर्णांक संख्या जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो एन बराबर हमारे पास में आ गया क्यू बट्टे में ई। क्यू का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 1 कूलाम दे रखा है। ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। देन यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगा देंगे, 10 की घात माइनस 19 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 19। इससे हम 100/16 गुणा 10 की घात 18 लिख सकते हैं। तो 6.25 इंटू 10 द पावर 18, एक गुलाम में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में विद्युत ध्रुव पी वेक्टर वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो देखिए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हमने कोई विद्युत ध्रुव रखा है। इसके धनात्मक आवेश पर F1 बराबर प्लस में QE बल लग रहा है। ऋणात्मक आवेश माइनस Q के ऊपर F2 बराबर माइनस में QE बल लग रहा है। और दोनों बलों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से कुल बल है वो जीरो आ जाता है। कुल बल कितना आ जाता है? जीरो। लेकिन F1 और F2 की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण से यहाँ पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है दोनों में से कोई से एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो दोनों में से एक बल का परिमाण हो जाएगा QE, और दोनों बलों के बीच की सीधी लंबवत दूरी यहाँ से B से C के इक्वल हो जाएगी। इसको हम त्रिकोणमितीय संबंध साइन थीटा से निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो यहाँ से थीटा के सामने वाली भुजा लंब BC है, और कर्ण हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AB। तो BC बराबर आ गया AB साइन थीटा। AB की वैल्यू है 2a, तो यहाँ पर रख देते हैं BC की वैल्यू 2a साइन थीटा, और Q इंटू 2a की जगह हम रख देंगे P। तो P साइन थीटा आ जाएगा, और जिसे हम सदिश के रूप में टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है के समीप स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में एक समावेशित चादर है। समावेशित चादर का मतलब यह है कि इसके ऊपर एक समान रूप से आवेश मौजूद है। समावेशित परत कह सकते हैं, चादर कह सकते हैं। इससे कुछ दूरी पर उपस्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस चादर से दूर की ओर होती है, जो कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। यदि यहाँ पर मैं सदिश के रूप में इसको लिखना चाहूँ तो ई वेक्टर बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर के। तो यहाँ पर हमें केवल और केवल तीव्रता पूछिए तो सीधा सा है कि आर इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। तो परिमाण के रूप में तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये जो सिग्मा है वो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। इसको हम पृष्ठ आवेश घनत्व कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुक्त आकाश की प्राविद्युतशीलता होती है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता यहाँ पर पूछिए तो अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर भी इसकी चर्चा की थी। एप्सिलॉन नोट से हम लिखते हैं, और एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 गुणा 10 की घात -12 गुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए देख लीजिए ये वाली जो वैल्यू है वो कौन से ऑप्शन के अंदर हमें दे रखी है। तो ऑप्शन बी में हमें ये दे रखी है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पराविद्युत माध्यम में गाउस का नियम होता है। देखिए गाउस का नियम क्या है? गाउस का नियम होता है फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये है निर्वात में, यह है निर्वात में। और जब कोई माध्यम रख दिया जाए तो माध्यम के अंदर यहाँ पर एप्सिलॉन नोट के स्थान पर एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन नोट के स्थान पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। और
एप्सिलॉन को हम यहाँ से आप ध्यान देंगे, एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन नॉट कैसे पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दूं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, के को मैं इधर गुणा कर दूं तो के इधर आ जाएगा, बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास में। देखिए विद्यार्थियों, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, ये जो के है वो को हम कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक इसको कहा जाता है। कई जगह पर इसको एप्सिलॉन आर से भी लिखते हैं। तो ऑप्शन यदि आप गौर करके देखेंगे तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर दूरी स्मॉल आर पर निर्भर करती है। तो विद्यार्थियों, इस चैप्टर में हम किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण से उसकी अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखते आए हैं। ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है, ऋणात्मक आवेश है, जिसको हम माइनस क्यू से लिखते हैं। ये हमारे पास में धनात्मक आवेश है, जिसको हम प्लस में क्यू से लिखते हैं। और इसका केंद्र है O, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष के ऊपर ये कोई पॉइंट है P, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है k 2p अपॉन में r क्यूब, और इसके केंद्र से 90 डिग्री पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kp अपॉन में r क्यूब। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों ही समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम बता सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की 3 घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा इससे दूरी स्मॉल आर के बीच में सही ग्राफ कौन सा है। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बराबर होती है के क्यू बट्टे में आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यदि हम दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचें तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ग्राफ हमें प्राप्त होगा। जैसे जैसे आर का मान इंक्रीज होगा, ई की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक क्वांटम आवेश का मान होता है, तो एक क्वांटा आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण के बराबर होता है। तो एक क्वांटा आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो हम जानते हैं कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम होता है। विथ नेगेटिव साइन परिमाण लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब विद्यार्थियों, हम कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न है उसको भी एक एक करके समझेंगे। पहला ही जो प्रश्न है वो हमारे पास में है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। देखिए, ऑप्शन में सजातीय आवेशों के बीच में, एक समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, जबकि बात करें यदि हम विजातीय आवेशों की, तो विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हमने ये दो धनावेश दिखाए हैं, तो दोनों धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि दोनों समान प्रकृति के हैं। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। यहाँ पर भी हमने दो ऋणावेश दिखाए हैं, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो इनके बीच में भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। फिर यहाँ पर हमने एक ऋणावेश लिया है तो दूसरा धनावेश लिया है। विपरीत प्रकृति वाले आवेश हैं, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी। इसको एक बार समझ लें। दो आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा है,
इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि Q1 है वो पॉजिटिव है और Q2 है वो भी पॉजिटिव है, तो उन दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा होगा। या क्या हो सकता है कि Q1 भी नेगेटिव हो और Q2 भी क्या हो? नेगेटिव हो, तो भी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस स्थिति के अंदर भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि दोनों ही जो आवेश हैं वो पॉजिटिव हैं, और दोनों ही आवेश नेगेटिव हैं तो भी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो जब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तांबे के पराविद्युतांक का मान होता है, तो यहां पर देखो क्लियर करें, तांबा एक चालक है और चालक का पराविद्युतांक अनंत होता है। चालक का पराविद्युतांक अनंत होता है, तो तांबे का जो पराविद्युतांक है वो अनंत होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का नाभिक का आवेश होता है। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि नाइट्रोजन के नाभिक पर, नाइट्रोजन के नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन होंगे। नाभिक में प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी। प्रोटॉन है 7, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर हम n ई से निकाल सकते हैं। n का मान यहाँ पर 7, ई का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19। कैलकुलेशन करेंगे तो 11.2 गुणा 10 की घात -19 गुलाम आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 11.2 गुणा 10 की घात -19 गुलाम, या 7 ईबी लिख सकते हैं। 7 ईबी आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है, 0 होगी। फिर देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम का परावैद्युतांक उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी क्षेत्र में रखे प्रत्येकांक धनावेश पर लगने वाला बल कहलाता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्लियर करें। E बराबर होता है F बट्टे में Q। यदि Q का मान हम कितना कर दें, 1 कूलाम कर दें, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होगी। तो ऑप्शन में यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्थिर आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है जबकि गतिशील आवेश से उत्पन्न होता है। तो देखिए, स्थिर आवेश के द्वारा केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। लेकिन यदि आवेश गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में
चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। और विद्यार्थियों, यदि आवेश त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे भी यहाँ पर उत्पन्न होगी। देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख रखा है कि जो स्थिर आवेश है उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि एक समान वेग से आवेश गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और त्वरित आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी उत्पादन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के ऊपर कुल कितना आवेश होता है? तो हम ये जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है। तो कुल आवेश की यदि हम यहाँ पर चर्चा करें, जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, कुल आवेश शून्य होगा, कुल आवेश शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CO2 अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो देखिए, ये एक रेखीय अणु है, ये एक रेखीय अणु है, और इनके कारण से उत्पन्न जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, परिमाण समान, तो कुल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इनका भी शून्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है तो स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम सीजीएस पद्धति के अंदर मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो फैराडे होता है। और विद्यार्थियों, एक जो फैराडे होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होगा। एक फैराडे है वो 96,500 कूलाम। यह आप हमारे नोट्स से भी देख सकते हैं, स्टेट कूलाम की वैल्यू भी हमारे नोट्स से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो समरूप आवेशित चालक गोले के कारण से उसके गोले के अंदर, कारण गोले के अंदर और अनंत, अनंत पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। और गोले के अंदर, तो पहले ऑप्शन में लिख देता हूं गोले के अंदर, गोले के अंदर, और दूसरे खाली स्थान में लिख देता हूं मैं अनंत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम पहले भी देख चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F बट्टे में Q। E की विमा वही होगी जो F बट्टे में Q की विमा होगी, F बट्टे में Q की विमा होगी। तो देखिए, F की जो विमा है वो हमारे पास में क्या है? M1 L1 T माइनस 2, और Q है इसकी विमा हो जाएगी A1 T1। तो फाइनली जो इसकी विमा निकलती है वो आ जाएगी M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। तो M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1 इसकी विमा होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है, या हम कह सकते हैं नियत रहता है। हमारे पास में कोई विलगित निकाय है तो कुल आवेश सदैव क्या रहेगा? नियत रहता है। आवेश को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। एकल धनावेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो त्रिज्यित लंबवत बाहर की ओर होती है, त्रिज्यित बाहर की ओर होती है, बाहर की
और ये मैंने एक धनावेश पर विद्युत चित्र रेखाएं दिखाई है जो कि धनावेश से बाहर निकलेगी, इससे लंबवत बाहर निकलेगी। क्लियर? देखिए एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी ठीक इसी प्रकार का है कि एकल धनावेश के कारण से विद्युत चित्र रेखाओं को दर्शाइए। एकल धनावेश के कारण से विद्युत चित्र रेखाओं की डायरेक्शन धनावेश से दूर की ओर होगी। यदि यहाँ पर आपको मिल जाए एकल ऋणावेश के कारण, तो यहाँ पर आप ऋणावेश दिखाएंगे और विद्युत चित्र की जो विद्युत चित्र रेखाओं की जो डायरेक्शन है उनको आप ऋणावेश के पास की ओर दिखाएंगे। आगे देखें, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परिमाण वाले आवेश होंगे, दोनों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होगी, कुछ दूरी के ऊपर मौजूद होंगे, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यदि बाई चांस आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन पूछ लें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। Q इंटू 2a से लिखेंगे। यदि इसके मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक कूलाम, 2a यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच के डिस्टेंस जिसका मात्रक मीटर। यदि इसकी डायरेक्शन देखें तो हमने पहले भी बता दी है, ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, जो कि यहाँ पर मैंने डायग्राम में भी दिखाया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत चित्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, विद्युत चित्र के अंदर प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है, उसी को हम विद्युत चित्र की तीव्रता कहते हैं। ई वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा एफ वेक्टर अपॉन में क्यू। ये इसकी परिभाषा है और इसी के अकॉर्डिंग हमने इस फॉर्मूले को लिखा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। इसकी विमा भी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। और ये एक सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश के पास की ओर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पराविद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो देखिए पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता ये क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाले बलों का जो अनुपात है उसको हम पराविद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। एफ नोट अपॉन में एफ एम से हम इसको पुट कर सकते हैं। एफ नोट है निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और एफ एम है उन्हीं आवेशों पर माध्यम में लगने वाला बल। सारी राशियां कट जाएगी, अपसाइलन ऊपर चला जाएगा, अपसाइलन नोट नीचे आ जाएगा, अपसाइलन आर बराबर आ जाएगा अपसाइलन अपॉन में अपसाइलन नोट। देखिए इस एप्सिलॉन आर का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये दो समान अनुपात वाली राशियां है, इसके अनुपात के बराबर, इस कारण से एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो देखिए विद्युत चित्र के लंबवत यदि हम कोई पृष्ठ रख दे तो उसमें से गुजरने वाली विद्युत चित्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर आ जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग देखो इसका मात्रक आप देख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखो क्योंकि ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एस का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। या आप विद्युत चित्र का मात्रक जब वोल्ट प्रति मीटर लेते हैं और एस का मात्रक मीटर स्क्वायर है ही, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। इसकी विमा भी आप यहाँ से देख सकते हैं, न्यूटन के अकॉर्डिंग m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग L2, कूलाम के अकॉर्डिंग A1 T1, तो यहाँ से आ जाएगी m1 L3 T-3 A-1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विद्युत आवेश के कोई दो मूलभूत गुण लिखिए। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके कोई दो मूलभूत गुण लिखिए। तो उनमें हमने देखिए पहला जो गुण है वो आवेश का क्वांटीकरण पुट किया है। आवेश के क्वांटीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में विद्यमान होता है और उस निश्चित राशि को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। देखिए ये जो आवेश का क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम के इक्वल होगा। तो किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ई से आप पुट कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास में आगे एक मूलभूत गुण है। दूसरा आप मूलभूत गुण लिख सकते हैं, आवेश संरक्षण नियम लिख सकते हैं।
इसके अलावा आवेशों का योज्यता गुणधर्म लिख सकते हैं, आवेशों की निश्चलता भी आप पुट कर सकते हैं। आवेश संरक्षण का नियम तो हमें ये कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि विलगित निकाय का जो आवेश है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। तो विद्युत आवेशों के गुणों में से आपको कोई 2 गुण यहाँ पर पुट करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। ये वैसे अगले चैप्टर में आना चाहिए था, वो मैंने यहाँ पर ही इस क्वेश्चन को डाल दिया है। तो 3 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो पराविद्युत सामर्थ्य का मतलब है कि वायु के अंदर आप जो है मैक्सिमम कितना विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर सकते हैं, किसी वस्तु के ऊपर इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट कर सकते हैं, इसके बाद में जो आवेश हैं वो वायु में विसर्जित होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुणधर्म लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आपको ये 1 नंबर में 2 पूछे जा सकते हैं, 1.5 नंबर में आपको 4 पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये तो मैंने एक गुण लिख दिया। दूसरा गुण क्या है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा आप और भी गुण पुट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी यकायक नहीं टूट सकती, अचानक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जो कि संभव नहीं है। जहां ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से बाहर निकलती है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती है। जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होता है। आप इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर के समीप विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो कितना होता है? ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? देखिए क्वेश्चन आ ही गया है कि कोई विद्युत क्षेत्र रेखा यकायक नहीं टूट सकती। क्यों? क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, जो कि असंभव है। क्लियर? अब हम कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न लेते हैं। विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो जो लघुत्रात्मक प्रश्न है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। फिर भी हम न्यूमेरिकल और दूसरे थ्योरेटिकल डेरिवेशन वाले क्वेश्चन सभी देख लेते हैं। उन सभी को हमारे को तैयार करना है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के जस्ट नीचे एक महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये मॉडल प्रश्न पत्र के लिए ही है, और बाकी की जो तैयारी है अंक तो ये 4 नंबर का ही होगा, ये चैप्टर 4 नंबर का होगा, लेकिन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 100% पेपर आए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के स्थान पर आपको कोई डेरिवेशन वाला क्वेश्चन भी मिल सकता है, इसलिए तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। देखिए क्या है क्वेश्चन कि HCl अणु में H प्लस व Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है, तो HCl अणु के विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा? तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर हम जानते हैं Q इंटू 2A होता है, और यहाँ पर जो Q का मान है वो है इलेक्ट्रॉन के आवेश, क्योंकि H प्लस Cl माइनस के बराबर है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम है। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है 2A है वो हमें दे रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात माइनस 10 मीटर हमें दे रखी है।
चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। Q का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 2A का मान है हमारे पास में 10 की घात माइनस 10। तो ये हमारे पास में आ गया 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 29 कूलाम इंटू मीटर। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। तो देखिए 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में लगा समय हमें 1 सेकंड दे रखा है। स्थानांतरण में लगा समय ये हमें दे रखा है 1 सेकंड। इट मीन्स हो गया 10 की घात 9 और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। आवेश के स्थानांतरण में लगा समय 1 सेकंड है। आवेश स्थानांतरण में लगा समय वो हमारे पास में है 1 सेकंड। फिर है 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में लगा समय। 1 कूलाम आवेश स्थानांतरण में आवेश स्थानांतरण में लगा समय वो हो जाएगा 1/1.6 और गुणा 10 की घात माइनस 10 सेकेंड। और इसे हम पुट कर सकते हैं 10/16 गुणा 10 की घात प्लस में 10 सेकेंड। और इसे आप लिख सकते हैं 100/10 की तो आ जाएगा 10 की घात 9 रह जाएगा। और इसको हम 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड पुट कर सकते हैं। और आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है 0.30 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेखीय आवेश है और उस रेखीय आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है mv²/r वो Q इंटू ई के रूप में प्राप्त होता है। Q इंटू ई के रूप में। यहाँ से आप ध्यान दें कि इस रेखीय आवेश के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो k 2 लैम्बडा अपॉन में r के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं k क्यों भी पड़ा है यहाँ पर q k 2 लैम्बडा अपॉन में r। इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। r से r कैंसिल हो जाएगा। v² बराबर आ जाएगा q k 2 लैम्बडा अपॉन में स्मॉल m। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। Q का जो मान है मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। K का मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 2 और लेमड़ा का मान हमें क्वेश्चन के अंदर 10 की घात माइनस 6 दे रखा है अपॉन n। 9 गुणा 10 की घात माइनस 31 आपको लेकर चलना है। देखिए यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया। इससे 1.6 को 2 से आप गुणा कर लीजिए। 1.6 गुणा 2 ही एक बार पड़े रहने देता हूं मैं। अब 10 की घातों का निपटारा कर लेते हैं एक बार। तो 10 की घात यहाँ से ऊपर तो हमारे पास में रह गई है माइनस में 25। माइनस में 25 में से प्लस की 9 करेंगे तो माइनस की 16 और माइनस की 16 तो ये प्लस की 15 रह गई विद्यार्थियों का अंडरूड।
इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 16 गुणा 2 गुणा 10 की घात 14 का अंडरूट। एक बार आप कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा। 16 का अंडरूट 4 हो जाएगा, 2 का अंडरूट 1.414 हो जाएगा, 10 की घात 14 का जो अंडरूट है वो 7 हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिए गए चित्र में पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए। तो देखिए इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा, पहले हमें समेशन क्यू ज्ञात करना पड़ेगा, फिर हम गाउस का नियम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। कुल आवेश समेशन क्यू से लिखते हैं, जो कि यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 तथा Q2, उन दोनों की योग के बराबर हो जाएगा। तो 2 माइक्रोकुलाम और 1 माइक्रोकुलाम, कुल हो जाएगा 3 माइक्रोकुलाम। क्लियर। अब गाउस का नियम हमें क्या कहता है, गाउस का नियम हमें कहता है फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में अपसेलन नॉट। तो समेशन क्यू हमारे पास में 3 गुणा 10 की घात -6, और यदि मैं इसको 4 पाई से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात -6, 4 पाई का मान 12.56। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे, देन हमारे पास में फाइनल आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा गुणा 10 की घात 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी निकाय में दो आवेश हैं QA बराबर +1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकुलाम, जो कि A और B पर स्थित हैं। तो इस निकाय के विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान और डायरेक्शन बताइए। देखिए इस तरीके से हमारे पास में दोनों आवेश मौजूद हैं, एक प्लस वाली डायरेक्शन में मौजूद है, ये A यहाँ पर मौजूद है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 0 0, ये mm में है। B यहाँ पर मौजूद है, ये 2 0 0 पर मौजूद है। तो यहाँ पर A के ऊपर जो आवेश हैं वो हैं प्लस में 1.5 माइक्रोकुलाम और B पर जो आवेश हैं वो हमारे पास में है माइनस में 1.5 माइक्रोकुलाम। तो विद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। पहली बात तो यही क्लियर हो गई। तो दिशा तो हमारे पास में आ गई है बी से ए की ओर, दिशा तो आएगी बी से ए की ओर। क्लियर हो गया। अब इसका मान भी हम याद कर लेते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2A, दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो 1.5 गुणा 10 की घात -6, ये तो हमारे पास में आवेश का मान आ गया। दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है 2 mm इधर है, 2 mm इधर है, तो 4 mm हो जाएगा। 4 mm, 4 mm का मतलब हो गया 4 गुणा 10 की घात -3। क्लियर। तो यहाँ से ये आ गया 6 गुणा 10 की घात -9 गुलाम इंटू मीटर, ये हमारे पास में आ गया पी का मान। पी की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब देखिए हम कुछ और क्वेश्चन, जैसे इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो फिर हमें क्या पूछा जा सकता है। तो 1.5 अंक का ये प्रश्न आएगा तो हम कुछ ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उसके अलावा कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाउस के नियम पर आधारित क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जाएगा, लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 1.5 अंक में ही पूछा जाना है। तो एक गाउस के नियम का प्रयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जा सकती है। ये यदि न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता तो फिर ये वाला क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा यदि ये फिर नहीं बनता क्वेश्चन तो फिर अपने पास में अगला जो क्वेश्चन है कि वो समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए, गोले के बाहर और गोले के अंदर दोनों में से एक क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर वैसे पूछ लिया गया है, लेकिन अक्स या निरक्स दोनों में से किसी एक पर इस साल भी पूछा
जा सकता है। तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। विद्यार्थियों जो ब्लूप्रिंट है उसको देखकर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन की स्थिति हमें लग रही है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी यहाँ पर डाले हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम थोड़ा-सा अलग से तैयार करेंगे, ताकि कोई भी बची-खुची जो कसर है वो वहाँ पर हम निकालेंगे। एक बार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ है उसको खत्म करने के बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेंगे। वहाँ पर उनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे विद्यार्थियों। अब देखिए ये जो आपके पास में वीडियो है, इस वीडियो की पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सएप करें या हमारी एप्लीकेशन है वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी है बीसीएस अकेडमी। इसमें आप 12th के कोर्स में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक कोर्स हमने क्रिएट कर रखा है। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं या जो ये क्वेश्चन आंसर है इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम सेकंड चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर लौटेंगे। धन्यवाद।